तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ इस 4-5 अटेम्प्ट में मेरा। और मतलब फैमिली भी थोड़ा सा होप डाउन होने लगता है जब कंटिन्यूअसली आपका फेलियर्स आता है। तो एक वो फेस करना, लोगों को फेल होने के बाद दूसरे दिन जब आप जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहता है, वो फेलियर जब रहता है तो बहुत ज्यादा आप खुद ही वो वाइब फील कर लेते हैं कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आपका क्लियर होगा होगा होगा। और थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, 4-5 अटेम्प्ट लग गया, बट ये था कि होगा, पास तो हो ही जाऊंगा मैं। मतलब आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस था, भाई इतना पढ़ाई की है तो पास तो होके निकालना ही है। हाँ, वो था कि पास तो हाँ। होना है, कुछ भी हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं अब बहुत हुआ, अब और नहीं आगे करना है, ऐसा मन में हाँ, कभी भी लगा प्रश्न? नहीं नहीं, ये मन में नहीं आता था, बस ये लगता हाँ। था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बस वो था। बट गिव अप तो मेरे दिमाग में नहीं था कभी भी। यस। मैम, आई थिंक रिमार्क सिर्फ उनको रहेगा जिनका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि उस चीज को हम पर्सनली फील किया, तो मेरे को ये चीज पता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका फेलियर आज आपको मिला है तो टेक 2 days टाइम। कोई नहीं बोल रहा है कि कल से वापस लग जाओ काम पे। 2 दिन आप अपने आप को समय दो। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि आप ऐसे फील्ड में आए हो जो आपका फ्यूचर पूरा बदल देगा। आप एक अच्छे खासे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। 2 दिन समय देके वापस अपने आप को रिबिल्ड करिए आप। एंड ये निकलेगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये बिल्कुल ही निकलेगा, 100% निकलना ही निकलना है। इस जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ चीजें गलत जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेहनत आप कर रहे हैं, हल्का सा फिनिशिंग टच देंगे, रिजल्ट आना ही आना है। So, hello everyone. I'm so amazed to inform you guys that today we are sitting in front of All India Rank 1 CS Prashil Singh. So, big round of applause, guys, for Prashil. भाई कमेंडेबल कमेंडेबल सुपर्ब। मतलब भाई फर्स्ट रैंक आना प्रोफेशनल लेवल में इज समथिंग वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो प्रशिल, हार्टिएस्ट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रशिल। टेल मी थैंक यू। प्रशिल, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? जस्ट फीलिंग रिलैक्स मैम, अभी तो बस ऐसा लग रहा है कि बस हो गया। बहुत लगा हुआ था इसमें, बहुत मेहनत लगता है, बस हो जाता है तो एक रिलीफ लगता है। और अच्छा लग रहा है अभी बहुत ज्यादा। वेरी गुड प्रशिल। प्रशिल टेल मी, जैसे ही आपको पता चला कि आपने जो है फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया सिक्योर किया है, उस समय का रिएक्शन कैसा था एंड घर वालों का रिएक्शन कैसा था? आई वॉन्ट एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ इट प्रशिल, प्लीज गो अहेड। मैम, पहले तो रिजल्ट देखा तो बस ये देखा कि तीनों मॉड्यूल में पास दिख रहा है ना, तो बस वो दिख गया एक बार, तो ऐसा लगा कि चलो हो गया। फिर 15-20 मिनट बाद मैं जहाँ पे ट्रेडिंग करता था वहां से कलीग को कहीं से मिला होगा शायद, वो लिस्ट जो निकलता है आईसीएसआई का। तो उसमें पता चला ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो वो जब मेरे को पता चला तो वो कम से कम आज तो पूरा दिन लग गया मेरे को वो सिंक इन होने में कि ऑल इंडिया रैंक 1 है। स्पेशली मतलब जिस तरह से मेरा पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स रहा है, तो उसमें पासिंग मार्क्स भी सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो उसके बाद से एकदम से ऑल इंडिया रैंक मतलब एकदम ही ऑपोजिट हो गया था। तो वो थोड़ा सा एकदम से जब चारों तरफ से टेंशन आता है तो थोड़ा सा मतलब वो ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो उसी में पूरे दिन निकल गया कि हाँ आया है फाइनली। यस एब्सोल्युटली। और मैं आप लोग सबको बता दूं, प्रशिल का ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, राइट प्रशिल? यस मैम। और मतलब 4 अटेम्प्ट में इन्होंने फेलियर फेस किया है। बट प्रशिल इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, स्पेशली टू दोज हु कीप ऑन सेइंग यार एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अब क्या ही वापस अटेम्प्ट देंगे, लेट अस क्विट द कोर्स। सो दिस प्रशिल इज एन आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दोज एस्पिरेंट हु कीप ऑन वरिंग कि अगर नहीं हुआ एक अटेम्प्ट में तो क्या दिस इज एन एंड टू देयर करियर, टू देयर जर्नी? आंसर इज नो। यू शुड टेक इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 प्रशिल सिंह, जिन्होंने 5वें अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक क्रैक किया है भाई। मैं आपको बता दूं भाई, प्रशिल का जो आप स्टोरी सुनोगे ना, यू विल बी रियली रियली अमेज्ड। प्रशिल पूरा बताओ, जब सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा, फर्स्ट टाइम जब आपका क्लियर नहीं हुआ कैसा लगा, सेकंड टाइम कैसा लगा, मतलब पूरा अपना जर्नी शेयर करो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड टिल द पॉइंट टू वेयर यू आर राइट नाउ स्टैंडिंग, एंड हाउ इज द डिफरेंस इन द फीलिंग। वो कॉन्फिडेंस लेवल ही प्रशिल आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है राइट नाउ। देयर इज अ डिफरेंट स्पार्क, देयर इज अ डिफरेंट ऑरा व्हेन यू आर स्पीकिंग। मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है भाई जब रैंक आ जाता है या आप क्लियर कर लेते हो। मतलब अपने आप आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो प्रशिल आप बताओ कि आपका जर्नी कैसा था? क्या आपने डेफिनेटली कि आपने भी हार्ट ब्रेक जो है फेस किया होगा जब क्लियर नहीं होता था? सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट प्रशिल? प्लीज, आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो आज हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। दिसंबर 22 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो उस अटेम्प्ट में मेरा एक 118 या 119 आया था मॉड्यूल 1 में। हम्म। तो उस समय मैंने एक ही मॉड्यूल अपेयर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसके बाद और उसके बाद से मैं तीनों मॉड्यूल एक साथ देता आया हूँ। तो मेरा कभी भी मतलब वो 135 140 एसी में अटक रहा था।
तो सबसे ज्यादा खराब इस बात का लग रहा था कि अगर 140s में आ रहा है मार्क्स, तो उसमें आपको ये भी नहीं पता चलता है कि मैं पढ़ाई सही हो रहा है या पता नहीं क्या गलत जा रहा करेक्ट। है। एक डिफरेंस ज्यादा होता है मार्क्स का तो समझ में आता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे मार्क्स जो डिफरेंस था वो 8-9 नंबर से या कभी 5 नंबर से फेल हो जा रहा था। तो दिक्कत फेलियर में नहीं था, दिक्कत वो था कि फेल होने के बाद वो सेम बुक्स को उठा करके वापस जीरो से स्टार्ट करना। बिल्कुल। और वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होता है जब आपको दोबारा से सेम कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स रिवाइज करने पड़ते हैं। पर मेरा ये चीज रहा था कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद जो चेंज मैंने लाया था वो यही था कि हर अटेम्प्ट के बाद मैं देखता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, तो कुछ एक कमी दिखा था मेरे को कि इस कारण से शायद पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस वाले अटेम्प्ट में मेरा यही प्लानिंग था कि जो भी नहीं हुआ है वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। और जब आप 3-4 अटेम्प्ट दे देते हैं तो कॉन्सेप्ट इज नॉट एन इशू, क्योंकि वो आप बार बार सुन रहे हैं तो आपको पता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट किस बारे में है। तो बस मैटर करता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आपका कैसा है कैसा नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा था। और मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज का होता था कि फेल होना है, नेक्स्ट डे से बैक टू वर्क, बैक टू स्क्रैच, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ इस 4-5 अटेम्प्ट में मेरा। और मतलब फैमिली भी थोड़ा सा होप डाउन होने लगता है जब कंटिन्यूअसली आपका फेलियर्स आता है। तो एक वो फेस करना लोगों को, फेल होने के बाद दूसरे दिन जब आप जाते हैं एक्सपेक्टेशंस रहता है, वो फेलियर जब रहता है तो बहुत ज्यादा आप खुद ही वो वाइब फील कर लेते हैं कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आपका क्लियर होगा होगा होगा। और थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, 4-5 अटेम्प्ट लग गया, बट ये था कि होगा, पास तो हो ही जाऊंगा मैं। मतलब आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस था भाई, इतना पढ़ाई की है तो पास तो होके निकालना ही है। हाँ, वो था कि पास तो हाँ। होना है कुछ भी हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं अब बहुत हुआ, अब और नहीं आगे करना है, ऐसा मन में हाँ, कभी भी लगा प्रशिल? नहीं नहीं, ये मन में नहीं आता था, बस ये लगता हाँ। था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बस वो था। बट गिव अप तो मेरे दिमाग में नहीं था कभी भी। वेरी गुड प्रशिल, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है और इसमें देखो हार जीत लगा ही रहता है, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा है। कुछ ही हम्म। पासिंग परसेंटेज है, तो अगर एक जी। बच्चा जिसका अगर मान लो 40 आ जाता है, एक बच्चा जिसका 39 आता है, मुझे लगता है दोनों में मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन 40 वाला बिल्कुल पास बिल्कुल। हो जाता है, 39 वाला इस तरफ रह जाता है। हाँ, वही वही बात है मैम। सो दैट इज अ फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम प्रशिल। बट बिल्कुल आपने जो है मतलब इस चीज को एकदम प्रूफ कर दिया भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब जी मैम। 5वां अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक बहुत बहुत कमेंडेबल है। और आप अभी ना बहुत जन की मोटिवेशन बनने वाले हो, क्योंकि अभी मेरे पास जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा इस बार भी बहुत सारा रैंक्स आया है। स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली मैसेजिंग अस इवन फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, बहुत सारा रैंक्स आया है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे, मैं ये नहीं बोलूंगी 100% रिजल्ट है एमईपीएल का, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो हमें बोल रहे हैं मैम क्लियर नहीं हुआ, क्या मैं छोड़ दूं? तो आप मुझे बताओ कि आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, व्हाट विल बी योर आंसर? नहीं, छोड़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप इस कोर्स में घुसते हो तो आपको ये चीज पता है कि सीए में आपको 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये आपको पता है फर्स्ट डे से। बट ये आपका डिसीजन होता है घुसते टाइम कि मैं हमको इस कोर्स में जाना है। बट अब अगर आपको ये पता है कि 100% रिजल्ट नहीं है तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हो सकता है छोटी छोटी डिफरेंसेस के चलते नहीं भी क्लियर हो। तो उस टॉप 25 या टॉप 20% में आने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग जो आपकी तरफ से एक्स्ट्रा जाना चाहिए। तो अगर आपको वो 2-3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो आपको छोड़ने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, अगर छोड़ना था तो आपको आना नहीं था। और अब अगर आप आए हो तो ये जिद करके रखो कि बस यहाँ से वो प्रीफिक्स लेके निकलना है कुछ भी हो जाए। अब कुछ का अटेम्प्ट ज्यादा लग जाता है, कुछ का कम लग जाता है, बट कंसिस्टेंसी से अगर आप अपना करते जा रहे हैं, हार्डवर्क करते जा रहे हैं, वो होता है। जब मेरा नहीं निकल रहा था तो यही सब बातें थोड़ा ज्ञान जैसा लगता था कि यार ये हाँ। क्या है, हार्डवर्क कंसिस्टेंसी कुछ तो हो करेक्ट। नहीं रहा है, 140 में चीजें अटक जा रही है। बट जब हो जाता है तो फिर ये सब चीजें सुनते हैं लोग तो ये लगता है ना कि हाँ ये बोल रहा है, बट हो जाता है। मैं मेरे को ऐसा मेरा खुद के साथ हुआ है तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि आप करते जाओ, अपना एफर्ट देते जाओ, बट हाँ अपने मिस्टेक्स को भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। क्योंकि कई बार हम अपने ईगो पे ले लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है, बट करेक्ट है। हर समय इंस्टीट्यूट को वो चीज नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल प्रशिल, आपने बहुत सही कहा। प्रशिल मेरे को बताओ कि आपने इस बार जब रैंक लाया, आपका पढ़ाई करने का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग रहा होगा प्रीवियस अटेम्प्ट से, तो इस बार आपने ऐसा क्या स्पेशल किया? शेयर एनी 3 important strategies with your fellow aspirants so that they can get the benefit out from your strategies in future, near future. मैम, पहला चीज तो था वो था राइटिंग स्किल्स, Yes. राइटिंग प्रैक्टिस एक्चुअली में। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो प्रैक्टिस होता है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार होता है कि टैक्स वगैरह का प्रोविजंस पढ़ के चले गए और डायरेक्ट पेपर में जो आएगा वो कर देंगे, बट प्रैक्टिकल सम्स को भी आपको प्रेजेंट करने का एक तरीका आना चाहिए। वो तरीका तो वो राइटिंग स्किल्स, राइटिंग प्रैक्टिस से ही आता है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अपियर किया मैंने, और जो मेरा लास्ट मंथ था उसमें ऑलमोस्ट मैं हर दिन 2 टेस्ट सीरीज तो मेरे को करना ही था। ये चीज थोड़ा सा मेरे को वो लगता था कि आलस में करते नहीं थे हम।
लास्ट 4-5 अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते। तो इस बार ये था कि इतना तो पढ़ लो कि लास्ट एक महीने में मैं टेस्ट सीरीज अपीयर कर पाऊँ, वैसा वाला सिचुएशन होना चाहिए था। तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल अपीयर करना है। सेकंड चीज है रिविजन। रिवीजन एक्चुअली ऐसा चीज है ना कि मैंने नोटिस किया कि हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, बट वो ना चौथा पांचवा दिन आते आते बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ही ऐड ऑन होते जाता है ना, तो वो पीछे वाला इरेज होता है। तो मेरा ओल्ड सिलेबस में 9 सब्जेक्ट्स था, जिसमें से 7 आपको मेमोराइज करना है। तो बिल्कुल। प्रॉब्लम मेरे साथ यही होता था कि फिफ्थ डे सिक्स डे में जाके लास्ट पिछले अटेम्प्ट्स में वो सारा चीज इरेज हो जाता था। तो इस बार मेरा प्लानिंग ये था कि कोई सब्जेक्ट को अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको मेरे को वापस से सिक्स डे में दोबारा पढ़ना है या फिफ्थ डे में दोबारा पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका कितना गैप से सही रहेगा। तो मेरा गैप था 5 डेज का, कि हर सब्जेक्ट को दोबारा फिफ्थ डे में मेरे को तो करना ही करना है रिविजन। एंड थर्ड चीज था कि जो मेरा इवैल्यूएशन का फीडबैक आता था, कोई हम्म। भी टेस्ट सीरीज जो मैंने अपीयर किया है और सप्लीमेंट जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, उसको एक बार दोनों को देखने का कि दोनों का पैरिटी सेम है कि नहीं है, आंसर्स का लेवल कितना मेरा मैच कर रहा है इंस्टीट्यूट के आंसर्स से। तो मोटिव उस समय ये नहीं था कि रैंक के हिसाब से इसको देखना है, मोटिव ये था कि एटलीस्ट आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि जितना मार्क्स मैं सोच रहा हूँ उतना तो आ ही जाना चाहिए। तो ये तीन चीज को तो बहुत डेडिकेटेडली मैंने मतलब इस बार अपने अटेम्प्ट में ऐड ऑन किया था। पढ़ाई वगैरह तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सभी कर रहा है और सभी अपना 100% एफर्ट दे रहा है, 15 घंटा 16 घंटा सब पढ़ रहा है, बट वो राइटिंग बिल्कुल। स्किल्स ही है जो थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा बाकी सबको। बिल्कुल आपने सही बोला। मतलब मैंने देखा है इतने सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने सीएमए का भी आपने देखा होगा इंटरव्यू। सीएमए फाइनल में भी हंस बोल के हमारा स्टूडेंट था जिसका फर्स्ट रैंक आया, तो उसने भी बिल्कुल प्रशिल जैसे आपने स्ट्रेटेजीज बताए डिट्टो सेम एज इट इज उसने भी यही बोला। राइटिंग हम्म, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। मॉक टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, और आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाना चाहिए 3 बार एग्जाम्स के हम्म, पहले। उसने ये ठीक है। चीज हाईलाइट की और प्रशिल आपने एग्जैक्टली वही बोला। सो भाई देखो ये की इंग्रेडिएंट्स है एक रैंक होल्डर का। अगर आप ये सब चीज करके जाओगे, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट में अपियर करना, आंसर्स को इवैल्यूएट करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल पेपर को भी प्रैक्टिस करना, यू शुड नॉट इग्नोर। अगर आप ये सब चीजों को पहले से ही करके जाओगे तो श्योर शॉर्ट रैंक आना ही है। इजंट इट प्रशिल? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और प्रशिल आप मुझे बताओ, ऐसा होता होगा एग्जाम्स में, मतलब आपको एक ना एक पेपर ऐसा लगता होगा यार ये जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था वैसा नहीं आया। मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ देखो एक पेपर टफ आता ही है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो प्रशिल आपके संग भी आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई फेज आया, कोई पेपर आया जो आपको लगा कि यार ये पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट है, नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एंड हाउ डिड यू मैनेज इन दैट पेपर? मैम ये आरसीडी था हमारा एक सब्जेक्ट हाँ। ग्रुप 2 में, तो ये एक्चुअली सबको प्रॉब्लम करता था, बट इस बार मेरा प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा था। बट ऑब्वियस सा बात है कि प्रोफेशनल एग्जाम आपको सरप्राइज करेगा ही। तो करेक्ट। हो सकता है वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बट मेरे को वो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। हम्म। काफी चीजें थी जो कि मतलब केस स्टडीज थे। बट 9 सब्जेक्ट देने का एक फायदा ये होता है ना कि आपको रेफरेंस मिल जाता है। हम्म। अब उसमें कुछ एक केस स्टडीज थी जो हमने एमसीएस वाले सब्जेक्ट में कवर किया था अमेंडमेंट्स में, तो वो सारा केस स्टडीज का रेफरेंस आया हुआ था। तो उस समय ये सिचुएशन आता है कि क्वेश्चन पेपर अगर डिफिकल्ट आया है तो वो सबके लिए ही है, तो आपको छोड़ना नहीं है। उस बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट आप कुछ तो दो। और मेरे लिए एक एडेड एक्सपीरियंस ये था कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हो ना, तो आपके पास एक एडेड बेनिफिट रहता है अलग कि यू नॉलेज कैन, रहती हाँ, आपका इनपुट थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर आप दे देते हैं तो वो चेकर के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो हम यही ट्राई किया था कि जितना भी हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी थोड़ा बहुत सीखा है उसको उसमें डाल दें, है। क्योंकि क्वेश्चंस तो है डिफिकल्ट और थ्योरेटिकली मेरा उस समय था कि ये नहीं आता है मेरे को। और बट ये भी था कि छोड़ना भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें रेफरेंस देते हुए लिखना है। तो आरसीडी को लेकर मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि शायद क्लियर ना हो, ये हम्म। चीज था, बट उसमें ही मेरा सबसे कम मार्क्स भी आया। बट ये था कि पासिंग मार्क्स आ गया था। और वो पेपर बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, मतलब उस एग्जाम देते टाइम बहुत अपने आप को काम करके और मतलब रिलैक्स करके लिखना जरूरी था, तो उस समय बिल्कुल। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा मैंने। वही बात है कि मतलब यू शुड नॉट लूज योर कंट्रोल ओवर द नर्व्स। अगर आप मेंटली जितना काम और स्टेबल रहोगे उतना आपका एग्जाम जो है अच्छा चला जाएगा, राइट प्रशल? यस मैम। बिल्कुल। प्रशल मुझे ये बताओ आप कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, मतलब आउट ऑफ 24 आवर्स क्या कैसा आपका स्ट्रैटेजी रहता था 3 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम्स? 3 मंथ्स बिफोर माई एग्जाम्स मैम, मेरा जो एग्जाम लीव रहता था वो एक महीने का रहता था। और ओके। जो बाकी का 2 महीना है वो मेरे ऑफिस में ये था कि काफी अच्छे लोग मिले थे मेरे को, जिनके वजह से जहाँ मैं ट्रेनिंग करता था उन लोगों के चलते मुझे 1-2 घंटे पहले छोड़ दिया जाता था कि तुम जाके पढ़ाई वढ़ाई करो। तो यस। मैं निकल के आता था। तो मेरा ये था कि घर आने के बाद ऑफिस के आज मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर मैं घर आ गया हूँ तो उसके बाद एटलीस्ट मेरे पास इतने टाइम रहना चाहिए कि अ, उसको मैं कंसिस्टेंटली पढूं जब तक मेरा ऑफिस चल रहा है। तो हमने एक एवरेज बना के रखा था कि 5 साढ़े 5 घंटा 4 घंटा डेली मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है।
और एग्जाम लीव जब मेरे को स्टार्ट हो जाता था तो फिर उस दौरान तो फिर ऐसा रहता था कि जितना मतलब बॉडी अलाउ कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा ही करता था मैं, क्योंकि मेरा ये दिमाग में था कि लास्ट के 9 दिन में अपने आप को प्रेशर ज्यादा नहीं देना है जब एग्जाम मुझे अपियर करने जाना है। तो इससे अच्छा जो भी मेहनत है वो मैं एग्जाम के 1 महीना पहले या 2 महीना पहले 3 महीना पहले जितना है रश करके पूरा कर लूँ। तो वो तो है मैम कि थोड़ा तो पुश करना पड़ता है। अगर आप जॉब में हो या फिर अगर आप ट्रेनिंग में हो तो उस दौरान आपको थोड़ा बिल्कुल। सा अपने बॉडी को पुश करना पड़ता है। मतलब आप समझो प्रशिल ने जो है साथ साथ जॉब भी मैनेज किया, साथ साथ पढ़ाई भी किया, उसके बावजूद भी फर्स्ट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आए हैं। तो भाई ही इज रियली अ डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। इफ दिस कैन इंस्पायर यू, मोटिवेट यू, नथिंग कैन एवर डू इन योर लाइफ। प्रशिल, टेल मी वन मोर थिंग कि आपने जो है वो 3 घंटे में कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? बिकॉज कितना ही हम पढ़ाई कर ले, रिविजन कर ले, बट एग्जाम का वो जो 3 घंटा होता है ना, उसमें वी हैव टू एग्जिबिट आवर परफॉर्मेंस। उससे हमारा रिजल्ट्स बेस्ड रहता है, चाहे हम साल भर कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन अगर वो 3 घंटा हम संभाल नहीं पाएंगे, वी आर गॉन टोटली। तो वो 3 घंटे में स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ डिड यू मैनेज, और क्या आपने हमेशा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया? सब कुछ बताओ प्रशिल। मैम 100 मार्क्स तो इस बार ये था कि करना ही करना है, वो तो यस। श्योर था करना है। और सेकंड चीज ये था कि 3 घंटे में जब वो 15 मिनट्स मिलता है आपको तो उस दौरान वो 15 मिनट्स एक्चुअली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ध्यान से अगर हम लोग सोचेंगे तो वो 15 मिनट्स एक्चुअली आपको वो टाइम अलाउ करता है, लिबर्टी देता है कि आप 3 घंटा प्लान कर लो कि हम्म। आपको आपने क्वेश्चंस देख लिया, आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चंस में आपका बहुत जबरदस्त आंसर होने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो 60 to 70 मार्क्स का आंसर ऐसा होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। और 30 to 40 मार्क्स अगर रहता है तो वो होता है कि आप थोड़ा मिडिल वाला आंसर लिखते हैं, थोड़ा एवरेज आंसर लिखते हैं। तो मेरा प्लान ये रहता था कि पहले 60-70 नंबर का जो मेरे को बहुत अच्छा आता है वो तो मैं मतलब बहुत अच्छा लिखूंगा, वर्ड टू वर्ड लिखूंगा, और जितना भी राइटिंग स्किल्स जो भी प्रैक्टिस किया है उसको पेपर पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल। प्लान तो ये रहता था कि पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लिया, और वो सारे क्वेश्चंस मेरे जल्दी हो जाने चाहिए, 2 घंटे के अंदर में हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज आता है तो फिर उसको स्लोली लिखने का कोई फायदा नहीं, उसको फटाफट करेक्ट। आप कंप्लीट करो। और लास्ट 1 घंटा वो मैं देता था रिमेनिंग मार्क्स जो भी रह जाए, वो 20-25 जो भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको लिखने में हम श्योर नहीं है। तो उस समय ऐसा रहता था कि जो भी माइंड में आ रहा है उसको पॉइंट्स बना बना के अपना लिखते जा रहा हूँ, और उसके हिसाब से फिर अपने आंसर्स को मैं लास्ट 1 घंटे में जो नहीं आता था, एवरेज आता था, वो सारे आंसर्स को सेकंड हाफ में प्लान यस। करता था। सोच समझ के अपना जितना भी आता है लिख कर आ जाओ, बट मेक श्योर यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, राइट? 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। और इतना ज्यादा हमारे नॉलेज आ जाता है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, मतलब कहीं ना कहीं से हम हाथ पैर टान कर प्रोविजंस का आंसर्स राइट अप हाँ कर हाँ ही हाँ। देते हैं। सो प्रशिल, टेल मी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स राइट नाउ? और आपका ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका है? हाँ मैम, मेरा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका था, एंड उसके बाद फिर मैं एक लिस्टेड कंपनी में सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। वेरी गुड। तो वो मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा कि जॉब काम तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको ग्रूम किया जाता है, आपको प्रेशर लेने का आपका हैबिट हो जाता है। तो वो चीज़ को अगर आप फिर छोड़ देंगे तो फिर दोबारा बॉडी और माइंड उसको यूज टू होता नहीं है। तो मेरा ये प्लान था कि छोड़ना तो नहीं है, जॉब हम्म। करते रहना है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से टच में रहना है। तो वो चीज़ तो था ही। अब आज रिजल्ट्स आया, सब कुछ सही है, तो अब प्लान है कि हाँ इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर आते हैं तो उसको ग्रैब करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना है, एंड थोड़ा सोच समझ के जैसे भी आगे हो सकता है आगे बढ़ना है। बिल्कुल, यू शुड एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। और अब आपके पास सीएस का डिग्री आ गया है भाई, चलता फिरता बेयर एक्ट हो आप, ठीक है। एंड जैसे भी हम लोग पता है कंप्लाइंसेस कितना मैंडेटरी है, एंड बिल्कुल। कंप्लाइंसेस सिर्फ और सिर्फ एक सीएस ही करवा सकता है। तो जी बिल्कुल, मैम। और लिस्टेड कंपनी में आपने काम किया है, तो दिस इज एन एड ऑन टू योर सीवी। ऑल इंडिया रैंक वन इज अ एड ऑन टू योर सीवी। आई एम डेफिनेटली श्योर आपका जबरदस्त पैकेज लगने वाला है, एंड आई एम रियली होपिंग कि जैसे ही आपका एक बहुत अच्छे कंपनी में पैकेज लगे तो हम लोग दोबारा एक सेशन कंडक्ट करें जहाँ पे बिल्कुल आप बिल्कुल अपने मैम। सारे जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं यार, सीएस करके क्या होता है आगे, हमें जानना है। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि बच्चों का हाथ, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हो जाए एग्जाम्स खत्म वहां तक रहे, उसके बाद भी इंडस्ट्री का नॉलेज, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसा होता है, ये आपके जरिए दिया जा सके बाकी फेलो एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल मैम। एंड प्रशिल, मैं आपको बता दूं ये प्रशिल कोलकाता से ही है, एंड प्रशिल वी आर जस्ट वेरी मच एक्साइटेड, द एंटायर टीम ऑफ एमयूएल इज वेरी मच एक्साइटेड टू वेलकम यू, ठीक है। एंड वी आर होपिंग टू सी यू टुमारो एट द इंस्टीट्यूट सो बिल्कुल। दैट वी कैन फेलिसिटेट यू फेस टू फेस, ओके। तो आप थैंक अपना यू जो मैम। है बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम बता दीजिएगा। बिल्कुल ओके। बिल्कुल मैम। तो प्रशिल, अभी आपका जॉब ऑन है क्या? मतलब यू आर कंटिन्यूअसली हाँ मैम, गोइंग अभी तो ऑफिस, अभी तो वर्क जॉब कर फ्रॉम ही रहा होम हूँ है? मैम। हाँ नहीं नहीं मैम, वो ऑफिस जाके ही काम करना पड़ता है। आज रिजल्ट आया उसके बाद फिर ऑफिस भी गया मैं, काम अच्छा। वर्क भी किया बहुत। मतलब एक्साइटमेंट में सारा काम हुआ, बट वो चीज़ कंटिन्यू रहता आज है। ऑफिस में पार्टी हुआ होगा जम के?
हाँ हाँ बिल्कुल मैम, सारे खुश थे, सारे ट्रेनर्स मेरे हाँ, काफी ज्यादा खुश थे, बहुत सपोर्टिव है वो लोग, आई मीन वेरी गुड। सीरियसली बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग। भाई इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, मतलब अभी तो कुछ नहीं, फेलिसिटेशन आपको इंस्टीट्यूट भी करेगा, अलग अलग जगह से कॉल आएगा, भाई वो फीलिंग ही अलग होता है भाई। जी मैम। यू मस्ट बी फीलिंग ऑन क्लाउड नाइन, राइट प्रशिल? यस मैम, यस मैम। एंड प्रशिल, टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन योर जर्नी? मैम, पेरेंट्स का रोल फेलियर में ही पता चलता है। सक्सेस मिलता है तो सारे ही आते हैं आपके पास, कोई बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है, बट पिछले 5 अटेम्प्ट में मेरे को ये तो समझ में आया है कि बहुत कम ही लोग हैं जो फेलियर में रहेंगे, उसमें से एक पेरेंट्स होते हैं आपके। तो मेरी मम्मी का स्ट्रेट अवे यही था कि तुम तो क्लियर करेगा, आज नहीं हाँ, करेगा बाद में करेगा बट क्लियर करेगा। तो मेरा डीमोरलाइज जब भी हम होता था तो हम जाके बैठ जाता था 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के बस रैंडमली बातें करता था कि हाँ ऐसे है वैसे है। तो पेरेंट्स और चलता फिरता मोटिवेशन है, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, आप देख लो एक बार उनको, फिर आराम से पढ़ने का मन करेगा। बिल्कुल प्रशिल, मैं आपको बता दूं प्रशिल कि हमारा भी रिजल्ट जो आ रहा था ना 25 को आता था, मेरा भी, भैया का भी, आई मीन मोहित सर का। तो पहले अच्छा। लगातार 3 अटेम्प्ट में सर का आया, ठीक है। फिर उसके बाद तीनों टर्म में उनका रैंक था, इंक्लूडिंग AR1, आपको पता होगा। हाँ और मैम पता है। उसके बाद बैक टू बैक तीनों टर्म मेरा रैंक आया, ठीक है। और मतलब इट द डे जब हमारा रिजल्ट आता था, इट वॉज 25 विच हैपन टू बी आवर पेरेंट्स एनिवर्सरी। वाह। तो मतलब वो फीलिंग ही अलग होता है भाई, मतलब आप हाँ इसको मैम, बस एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट लिव दिस मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जब आप वो फीलिंग देखते हो ना उनकी आंखों में, तो ऐसे लगता है यार कि कुछ कुछ तो किया है लाइफ में। हाँ एक्चुअली में मतलब आप सब वो एफर्ट्स जो रहता है ना, फिर वो लगता है हाँ बस सही था, वो सब हो गया। मतलब इमोशनल मोमेंट्स जो होते हैं वो मतलब जिसका हो रहा है वही फील करता है बस। सो प्रशिल, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जितने भी व्यूअर्स अभी आपका राइट नाउ इंटरव्यू देख रहे होंगे, दे विल बी वेरी मच अप्रिशिएटिंग योर विजडम। इतने अच्छे से आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडिवियर्स। एंड सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे हमेशा ही बोलते हैं मैम, आप इंटरव्यू ले रहे हो, AR1 का ले रहे हो, 3 का ले रहे हो, 5 का ले रहे हो, बट व्हाट अबाउट द फेलियर्स? सो यू आर एन अमेजिंग आंसर टू देम, लर्न फ्रॉम प्रशिल। 5th अटेम्प्ट में बंदे ने फर्स्ट रैंक क्लियर किया, वो भी जॉब के साथ। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता आपको और चाहिए। तो जो भी बच्चे अभी राइट नाउ डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं ये सोच के कि मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो भाई प्रशिल से सीखिए, और आप भी कोशिश करिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाने का, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रशिल का जो अचीवमेंट है ये बात को प्रूव करता है। सो प्रशिल, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स यू वांट टू गिव, एनी क्लोजिंग फीडबैक, एनीथिंग दैट इज कमिंग, प्लीज शेयर विद अस so that we can मैम, end. Yes. मैम आई थिंक रिमार्क सिर्फ उनको रहेगा जिनका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि उस चीज को हम पर्सनली फील किया तो मेरे को ये चीज पता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका फेलियर आज आपको मिला है तो टेक 2 days टाइम, कोई नहीं बोल रहा है कि कल से वापस लग जाओ काम पे, 2 दिन आप अपने आप को समय दो। बट आपको ये दिमाग में रखना है कि आप ऐसे फील्ड में आए हो जो आपका फ्यूचर पूरा बदल देगा। आप एक अच्छे खासे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, 2 दिन समय दे के वापस अपने आप को रिबिल्ड करिए आप। एंड ये निकलेगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये बिल्कुल ही निकलेगा, 100% निकलना ही निकलना है। इस जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ चीजें गलत जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेहनत आप कर रहे हैं, हल्का सा फिनिशिंग टच देंगे, रिजल्ट आना ही आना है। Yes, very well said, Prashil. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Chalo, let us end this session.